ओके। तो अ, देखो नॉन कोऑपरेशन वाला देख लिया था। उसकी जो एंडिंग हुई उसके बाद हमने देख लिया था 1922 में, फरवरी 1922 में मूवमेंट जो था वो वायलेंट हो जाता है। उसके बाद उसे वापस बुलाना पड़ता है गांधी जी के द्वारा। ठीक है, क्योंकि वो पूरा बेसिस उनका यही था कि हमको नॉन वायलेंटली ही स्ट्रगल करना है और कोई दूसरा तरीका हम अपनाने नहीं जा रहे हैं। तो उसे वापस बुलाया उन्होंने। इसके बाद सेडिशन लग जाता है लीडर्स के ऊपर और गांधी जी के ऊपर। और सेडिशन के अंदर उन्हें 6 साल की जेल हो जाती है। तो 1922 से 1928 तक, 28 नहीं बल्कि वो जल्दी ही छुड़ जाते हैं, थोड़ा 1-2 साल पहले ही, लेकिन अगले 5-6 साल वो जेल में रहते हैं। और जेल में रहते हुए भी उनका जो कंस्ट्रक्टिव काम था वो चल रहा था। ठीक है। तो जो स्ट्रगल और ट्रूस फिर स्ट्रगल वाला पीरियड होता था कि पहले स्ट्रगल करेंगे, फिर एक पीरियड आएगा गैप का, क्योंकि मूवमेंट, मास मूवमेंट की बात करें, अगर हमको लाखों करोड़ लोगों को पार्टिसिपेट कराना है तो हम एक साथ मूवमेंट नहीं चला सकते या उसको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते बहुत लंबे टाइम तक। तो उसे रोकना पड़ता था। तो ये उसका नेचर ही होता है, वो अपने आप ही होता है। बहुत लंबा समय चलेगा नहीं, रोकना पड़ेगा, बीच में रुकेगा, उसके बाद कुछ रेस्ट मिलेगा, फिर नया मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो क्या कंडीशंस बन रही थी सिविल डिसऑबीडियंस या सविनय अवज्ञा आंदोलन के आसपास। तो जब गांधी जी जेल में थे, काफी लीडर्स जेल में थे, तो इनएक्टिव हो रहा था सब कुछ। लेकिन उस टाइम पे भी दो तरह की पॉलिटिक्स आ रही थी देखने में। तो हम बात कर रहे हैं नॉन कॉपरेशन से लेकर के साइमन कमीशन जब तक नहीं आया था, 1922 से लेकर के 1928 तक का हम पीरियड देख रहे हैं। बचे हुए जो 6-7 साल थे, जो 5-6 साल बीते, उसमें कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ नहीं, क्योंकि कांग्रेस अपना कंस्ट्रक्टिव काम पे ध्यान दे रही थी। हिंदू मुसलमान यूनिटी और रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, और एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, इन सब काम पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा था। कास्ट डिफरेंसेस को कम करना और ब्रिटिश रूल के बारे में और ज़्यादा अवेयर करना, साथ ही साथ स्वराज का आइडिया, गांधी जी का आइडिया फैलाना लोगों के पास। तो ये काम चल रहा था 5-6 साल, जब तक मूवमेंट कोई नहीं चल रहा था तब तक ये सारा काम चल रहा था। अब 1922 के बाद जब मूवमेंट खत्म हुआ नॉन कॉपरेशन, तो दो तरह के लोग उभरे कांग्रेस में। एक कहते थे कि हमको लेजिस्लेचर में जाना चाहिए। उस समय जो पार्लियामेंट होती थी, सेंट्रल लेजिस्लेचर बुलाया जाता था उसको। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट में जाना चाहिए और वहां पे जा करके हम अपनी डिमांड्स उठाएं और हम गोरों को, मतलब कि ब्रिटिशर्स को, उनके ही घर में घेरें। उनका घर क्या था? उनका घर ये पार्लियामेंट है, ये मशीनरी है, सारा का सारा। हम उनको जा करके वहीं पर लपेटें और पार्लियामेंट में जा करके ये आवाज उठाएं, है ना। एक ग्रुप ये था जिन्होंने एक नई पार्टी बनाई कांग्रेस के अंदर ही, कांग्रेस से अलग हट के पार्टी नहीं बनाई थी, कांग्रेस के अंदर ही पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी के नाम से। तो उनको स्वराजिस्ट के नाम से जाना जाने लगा। तो इसमें से दो प्रोमिनेंट लीडर्स थे स्वराजिस्ट के नाम से जिन्हें जाना जाता था, वो थे सीआर दास यानी चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, वो भी एक लॉयर थे और इंडियन नेशनल मूवमेंट के लीडर रह चुके हैं। तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी बनाई, जिन्हें स्वराजिस्ट कहा जाने लगा, ताकि वो लेजिस्लेचर में जा करके, पार्लियामेंट में जा करके मूवमेंट की आवाज उठा सके। ठीक है। दूसरी तरफ एक सेक्शन था जो कह रहा था नहीं, हम अभी तक बॉयकॉट करते आए हैं, हमें अगर टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए, अगर हम स्वराज की बात कर रहे हैं, अगर हमें स्वराज चाहिए तो हमको पूरी तरह से बॉयकॉट करना होगा। तो एक लोग बदलाव चाह रहे थे, दूसरे बदलाव नहीं चाह रहे थे, इसलिए जो स्वराजिस्ट थे उन्हें प्रो चेंजर्स भी बुलाया गया, और जो नहीं चाह रहे थे बदलाव उन्हें नो चेंजर्स बुलाया गया। ठीक है, ऐसे नाम सबको दे दिए गए। एक तो ये पॉलिटिक्स चल रही थी जब तक कोई मूवमेंट नहीं था, जब तक गांधी जी जेल में थे तब तक एक ये पॉलिटिक्स चल रही है। अब दूसरी तरफ क्या पॉलिटिक्स चल रही है 1922 के बाद? आ, सारे जो यूथ लीडर्स थे, है ना, देवर अपसेट।
वो गुस्सा हो गए या नाराज़ हो गए, या कह लो कि क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने जो नॉन कोऑपरेशन को वापस बुलाया गया, उसको काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला कि क्यों बुला रहे हैं नॉन कोऑपरेशन को वापस। तो फिर यूथ लीडर्स ने रेडिकल लाइन पकड़ ली। रेडिकल लाइन का मतलब है कि रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म हमको देखने को मिलता है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, जिसमें यूथ लीडर्स और वॉयलेंट मेथड से अपना मूवमेंट चलाने वाले या अपना विद्रोह करने वाले जो जवान नेता हैं वो आए बाहर, बन के उभरे युवा नेता। जैसे उसमें से थे अ, सारे भगत सिंह हो गए, सुखदेव राजगुरु हो गए, या चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान, ये सारे के सारे। एक बॉडी बनी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से, सूर्य सेन के, सूर्य सेन और जतिन दास ये दोनों भी थे। सूर्य सेन उनके एक फाउंडर मेंबर थे, मतलब एचआरए जो पार्टी बनी थी जिसमें सारे यूथ रेवोल्यूशनरीज थे, उनकी पार्टी बनी थी एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है। और उसके फाउंडिंग मेंबर थे सूर्य सेन। उसके बाद भगत सिंह उससे जुड़ जाते हैं, और भगत सिंह के आने के बाद जो एचआरए था वो एचएसआरए बन जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, या आर्मी बोलते थे उसको। तो वही वॉयलेंट पॉलिटिक्स और वॉयलेंट नेशनलिज्म या रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, ये उस वाले की बात, वो भी पीरियड चल रहा था। तो ये दोनों चीज़ें होने लगी थी भारत में। तो तीन तीन फ्रंट पे काम हो रहा था जब तक सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट नहीं हुआ। नॉन कॉपरेशन से हम जा रहे हैं सिविल डिसऑर्डरेंस की तरफ। अब सिविल डिसऑर्डरेंस में 1930 में स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले क्या होता, उससे पहले तीन काम हो रहे थे। एक काम था कि उधर ये पॉलिटिक्स चल रही थी, या ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि हमको लेजिस्लेशन में जाना है कि नहीं जाना है, वहां जाकर के हमें पार्लियामेंट में आवाज उठानी कि नहीं उठानी है। इधर चल रहा था रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, आ गया था, यूथ लीडर्स लीड कर रहे थे वॉलेंट मेथड से। ये दो हो गया। एक था कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रही थी कांग्रेस की पार्टियां, मतलब कांग्रेस की जो वर्किंग कमिटीज हैं, पार्टी के लोग हैं, ठीक है, वो सब अपना कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे थे। तीनों चीज चल रहा था, तीन फ्रंट से काम हो रहा था। इधर आ गया स्वराजिस्ट, इधर आ गया रिवोल्यूशनरी लीडर्स, इधर कंस्ट्रक्टिव काम। तो 5-6 साल यही चल रहा था मामला। उसके बाद 27 में 1927 के नवंबर महीने में, आखिरी में, ठीक है, जॉन साइमन के अंदर साइमन कमीशन बनाया जाता है, ये देखने के लिए कि क्या इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी की ज़रूरत है। मतलब उससे पहले जो दो एक्ट आए थे, एक 1909 में आया था, एक 1919 में आया था। तो 1919 वाले को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की वर्किंग सही से चल रही है कि नहीं, या आगे क्या ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी की इंडिया को, ठीक है, ये सब रिव्यू करने के लिए, देखने के लिए साइमन कमीशन बनाया गया था। ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या थी साइमन कमीशन के साथ, कि उसके अंदर कोई भी एक इंडियन लीडर नहीं था। 7 मेंबर्स थे उसमें, एंड ऑल 7 ऑफ देम वर ब्रिटिश। तो भारत के जो नेता थे वो कहने लगे कि हमारे लिए तुम बना रहे हो कमीशन, और इसमें कोई इंडियन लीडर भी नहीं है, तुम लोग कैसे ये बात कर लेते हो कि हम इंडियंस को पावर दे देंगे या और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देंगे। रिप्रेजेंटेशन देने की बात तो होती है, लेकिन यहाँ पर कोई इंडियन लीडर है ही नहीं साइमन कमीशन में। तो प्रोटेस्ट शुरू हो गए साइमन कमीशन को लेकर के। ठीक है। सभी ने एक तरफ से इसको नकार दिया। ठीक है। और ये नकारा गया। फिर उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, मतलब इंडिया के, इंडियन गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी हुआ करते थे, ठीक है, स्टेट सेक्रेटरी, लॉर्ड बिरकिनहेड नाम था उनका। तो बिरकिनहेड ने चैलेंज कर दिया, है ना। बिरकिनहेड ने कहा कि इंडियंस के पास वो काबिलियत ही नहीं है, वो टेम्परामेंट ही नहीं है कि इंडियंस अपना खुद का एक संविधान बना पाए। तो मतलब बेकार, नाकाबिल घोषित कर दिया हमको, कहा कि खुद संविधान बना नहीं पाओगे, और जब हम आ रहे हैं संविधान देखने के लिए कि सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सजेशन देने के लिए, तो तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो।
है ना। तो और सबसे बड़ी बात है कि भारत में भी कुछ बहुत सारे ऐसे लोग तो जो मानते थे, इस ब्रिटिश सोच का साथ देते थे कि वाकई में हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लायक नहीं है, अपना संविधान बनाने के लायक नहीं है। लोग खुद ऐसा मानते थे, भारत के लोग। ठीक है, तो ऐसा बहुत बड़ा सेक्शन था जो ब्रिटिश को सपोर्ट कर ही रहा था, और वो भी ये मानता था कि हाँ, बात सही है, ब्रिटेन जो कर रहा है करने दो। लेकिन नहीं, हमारे नेशनल लीडर्स ने कहा कि ये नहीं चलेगा। अगर इंडिया की बात करनी है तो इंडियंस को ही मौका देना चाहिए, इंडियंस को ही हाथ में ताकत देनी चाहिए, तभी कुछ होगा, तभी कुछ बात बनेगी। ठीक, वरना नहीं। तो साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध होता है, और गांधी जी भी जेल से बाहर आ गए थे तब तक। और गांधी जी ने उस समय के जो वाइस रॉय थे, लॉर्ड इरविन, इरविन को डिमांड्स भेजी, है ना। 11 पॉइंट्स डिमांड कहते हैं उसको, गांधी जी का। गांधी जी के जो 11 पॉइंट्स डिमांड थे उसको भेजा। उसमें उन्होंने कुछ मांगे रखी जो मांगे पूरी नहीं हुई थी। तो उन्होंने 1930 31 जनवरी तक उसको अल्टीमेटम दिया था कि आप 31 जनवरी 1930 तक हमारी मांगे पूरी कर लीजिए, अगर आप नहीं करेंगे तो हम एक नया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। एक नया स्ट्रगल की तैयारी हम कर रहे हैं। और गांधी जी उस समय यूरोप वगैरह का भी जाने वाले थे, लेकिन उस यूरोप की ट्रिप को कैंसिल कर दिया था गांधी जी ने। कहा था कि अब समय आ गया है, मैं एक और रिवोल्यूशन करूं। ठीक है, और अब मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता, मैं इंडिया में रहूंगा। तो मतलब कोई किसी भी बाहर जाने के लिए मना कर दिया उन्होंने। तो बेसिकली जो बिरकिनहेड ने चैलेंज दिया था, एक बात और, बिरकिनहेड ने जो चैलेंज दिया था इंडियंस को कि आप अपने दम पर, अपने काबिलियत पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, तो भारतीयों ने उसे गलत साबित कर दिया। और खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। मोतीलाल नेहरू उसके ऑथर थे, मोतीलाल नेहरू फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू उसके ऑथर थे। उन्होंने अ, एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया, एक खांचा खींचा। मतलब ड्राफ्ट का मतलब है कि ऐसे बेसिकली खांचा उसका बताया कि क्या क्या होना चाहिए, उसी को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। लेकिन उस नेहरू रिपोर्ट को बहुत सारे लीडर्स ने मानने से मना कर दिया था, है ना। खास करके जो रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे कांग्रेस से बाहर। और उन्होंने कहा कि क्योंकि ऐसे सारे जो है, उसने भी इसका विरोध किया, प्रोटेस्ट किया नेहरू रिपोर्ट का, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट डोमिनेंट स्टेटस की बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि डोमिनेंट स्टेटस से कुछ नहीं होने वाला। हम्म, और जवाहरलाल नेहरू ने भी बाद में कहा कि डोमिनेंट स्टेटस से कुछ नहीं होने वाला, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक। और 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ था, है ना, पूर्ण स्वराज वाला, तो 1929 में ये बोला गया था कि अगले साल यानी 1930 में 26 जनवरी को हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस मनाएंगे, पूर्ण स्वराज मनाएंगे। उसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। ठीक है। तो 1929 में अ, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया दिसंबर में। लाहौर सेशन उसे कहते हैं, लाहौर में हुआ था। लाहौर अब पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में भी दो पंजाब आता है, एक पंजाब इंडिया में आता है, एक पंजाब का प्रोविंस पाकिस्तान में भी है। तो लाहौर भी पंजाब, पाकिस्तान वाले पंजाब में पड़ता है लाहौर, है ना। तो और रावी नदी के किनारे था, और जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने भी कहा कि मैं अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब डोमिनेंट स्टेटस से कुछ नहीं होने वाला है। डोमिनेंट स्टेटस का मतलब वही है कि ब्रिटेन की सुप्रीमेसी रहेगी, है ना, और हम लोग उसके नीचे ही काम करेंगे, बट हम इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हम बेसिकली ऑटोनॉमस हो जाएंगे। ऑटोनॉमस का मतलब है कि हम अपना निर्णय ले सकते हैं, अपनी ताकत है इतनी हमारे पास, लेकिन हम इंडिपेंडेंट नहीं है अभी भी। हम अभी ब्रिटिश के अंदर ही काम कर रहे हैं। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है, इस तरह से बात इतना समझिए। ठीक है।
और जब आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो उसे सॉवरेन बुलाया जाता है। तो सॉवरेन नहीं था, डोमिनेंट स्टेटस की बात हुई थी तो मना कर दिया, कहा कि सर ऐसी कोई बात प्रणाम। नहीं। प्रणाम आदित्य। नहीं, ये क्रिप्स मिशन नहीं था बेटा, ये नेहरू रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, क्रिप्स मिशन भी यही हुआ था, 1942 में यही बात पूछी थी। क्रिप्स मिशन ट्रांसफर ऑफ पावर के अंदर आया था, मतलब कि अब बात होने लगी थी कि धीरे धीरे इंडियंस को ट्रांसफर की जाए पावर, तो 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है क्रिप्स मिशन। उसमें यही बात की गई थी। क्रिप्स मिशन आके कहते हैं, क्रिप्स आते हैं ब्रिटेन से, कहते हैं कि भैया अब आपको डोमिनेंट स्टेटस दे रहे हैं 1942 में। तो गांधी जी कहते हैं कि बकवास है, और नेहरू जी कहते हैं कि ये आउटडेटेड चेक है ना, ऐसा चेक है जिसकी एक्सपायरी हो चुकी है, अब इससे पैसा नहीं मिलने वाला, कोई मतलब नहीं है इसका। जो 1930 से कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं, उनको तुम 12-13 साल के बाद 1942 में आकर के ये कह रहे हो कि हम डोमिनेंट स्टेटस देंगे, तो उन्होंने पूरा पूरा रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने बॉम्बे में सेशन किया अगस्त में, और क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया। ये 1942 की बात है। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि जो नेहरू की रिपोर्ट आई थी, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, उसमें जो लॉर्ड बिरकिन हेड थे उस टाइम पर, ब्रिटेन इंडिया के सेक्रेटरी, उन्होंने कहा था कि इंडियंस के पास इतनी काबिलियत नहीं है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना पाए। बिरकिन हेड, BIRKENHEAD। तो उन्होंने कहा कि इंडियंस के पास इतनी काबिलियत नहीं है कि वो बना पाए। तब नेहरू रिपोर्ट आई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, लेकिन उसमें बात की गई थी डोमिनेंट स्टेटस की। 1930 की बात बता रहा हूँ। और एक और दुर्घटना हो गई थी सैमन कमीशन के प्रोटेस्ट में ही, अक्टूबर 1928 के आसपास, ठीक है, प्रोटेस्ट हो रहा था, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें लाला लाजपत राय भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उनके खिलाफ लाठीचार्ज करती है ब्रिटिश सरकार, उनके सीने पे लाठियां लगती हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो लाला लाजपत राय ने बहुत फेमस लाइन कही थी कि मेरे शरीर पे पड़ने वाली हर लाठी अंग्रेजी सरकार की ताबूत में आखिरी कीलें हैं, है ना। एवरी beating, yeah, every stick that is coming to my body is the last nail in Britain's coffin, है ना, ब्रिटिश राज कॉफिन। तो ऐसी उन्होंने कुछ लाइन बोली थी, वर्ड बाय वर्ड तो मुझे नहीं याद है, लेकिन यही बोला था उन्होंने, ठीक। तो की डेथ हो जाती है। उसी उनकी मौत का बदला लेने के लिए जो 3 रेवोल्यूशनरी लीडर्स होते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जाते हैं लाहौर, वहाँ पे सॉन्डर्स नाम के ब्रिटिश ऑफिसर को, जो उस समय वहाँ पे इंचार्ज हुआ, मतलब लाठी चार्ज में था, उसको गोली मार देते हैं, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन को कुछ मांगे भेजी थी गांधी जी ने 19, और कहा था कि 31 जनवरी 1930 तक, तो उधर साइमन कमीशन का रिपोर्ट प्रोटेस्ट हो रहा है 27 से। उसके बाद इधर गांधी जी भी आ गए हैं बाहर जेल से, सेडिशन की सजा काट के। अब उनको लग रहा है कि एक सही मौका है नया स्ट्रगल या नया मूवमेंट स्टार्ट करने का, और 1930 में उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया था कि भैया 31 जनवरी तक का टाइम है, लॉर्ड इरविन साहब हमारी मांगे मान लो। और उनकी मांगे क्या थी? उनकी मांगे थी कुछ 11 पॉइंट्स डिमांड, मतलब 11 मांगे उन्होंने लिख के भेजी थी। वही बाद में जाकर के गांधी इरविन समझौता भी बन गया, गांधी इरविन पैक्ट भी बन गया। तो क्या था 11 पॉइंट्स में? उन्होंने ये लिखा था कि सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो नॉन वायलेंस के बाद भी अरेस्ट हुए हैं उनको रिलीज कर दिया जाए। मतलब ऐसे प्रिजनर्स, ऐसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स, मतलब जो आंदोलन करते हुए पकड़े गए हैं, जेल में बंद कर दिए गए हैं, और जिन्होंने वायलेंस नहीं किया उन्हें रिलीज कर दो।
जो जमीनें आपने हड़प ली हैं उन्हें वापस कर दो, अगर अभी तक बेची नहीं गई हैं तो। जिन टैक्स को कलेक्ट नहीं किया गया उसे माफ कर दो, और जिन सरकारी अफसरों ने नौकरी से रिजाइन कर दिया है उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करो। तो यही सब उन्होंने डिमांड रखी थी, जो मांगी नहीं गई। उसके बाद उन्होंने सिविल डिसऑर्डरेंस लॉन्च कर दिया बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। ठीक है, सॉल्ट लॉ यही था कि ब्रिटेन की मोनोपोली थी, कोई भी ब्रिटेन के अलावा मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता था, सॉल्ट नमक नहीं बना सकता था ब्रिटेन के अलावा। ठीक है, तो गांधी जी ने सॉल्ट को चुना। तो गांधी जी ने, क्वेश्चन आता है वाई सॉल्ट। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए या सॉल्ट मार्च के लिए सॉल्ट को ही क्यों चुना, कोई और कमोडिटी क्यों नहीं? क्योंकि सॉल्ट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है हर घर में आफ्टर वाटर, पानी के बाद। तो गांधी जी ने भी कहा अ, कि सॉल्ट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड item after water, and by taxing it the British government is coming out as inhumane। मैं वर्ल्ड बाय वर्ल्ड नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यही सारी बातें उन्होंने कही थी कि अमानवीय व्यवहार है, और नमक पे टैक्स लगाना तो ये तो कहीं भी नहीं होता, क्योंकि नमक पाने के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ है, और ब्रिटिश सरकार जो नमक के साथ कर रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, ओके। तो सॉल्ट को चुना गांधी जी ने, और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली चुना था, बहुत बहुत ही अ, सोच समझ के इसका चुनाव किया गया था। ठीक, तो ऐसा नहीं कोई रैंडमली उठा लिया था, उन्हें पता था कि अगर हमें लोगों तक बात ले जानी है, अगर इस मूवमेंट को लोगों तक पहुंचाना है, दूर तक पहुंचाना है, तो हमको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो कनेक्ट कर पाए लोगों के साथ। और नमक तो सभी इस्तेमाल करते थे, अब वो कोई चीज़ ऐसी उठा लेते जिसके साथ सब इस्तेमाल ही नहीं करते, या जो जिससे सब रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाती। तब इतना मास पार्टिसिपेशन, इतने बड़े लेवल पे पार्टिसिपेशन ना हो पाता, इतना हो पाया। मान लो किसी, अगर वो धर्म के त्योहार की बात कर देते, तो उस धर्म के त्योहार में वही धर्म के लोग सिर्फ कनेक्ट हो पाते, दूसरे लोग कनेक्ट ही ना हो पाते। वो कहते हैं मेरे धर्म की बात ही नहीं है, मैं क्यों करूं? अगर वो पढ़ाई की बात कर देते तो, अब मैं ऐसे रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ लोग पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं, कुछ नहीं है, कहते हैं मेरा पढ़ाई में कुछ लेना देना नहीं है, मैं क्यों जाऊं पार्टिसिपेट करने। नमक सब खाते हैं, सबके घर में, अमीर से लेकर के गरीब तक के घर में। ठीक है, सब कनेक्ट करेंगे नमक के साथ। तो 12 मार्च 1930 गांधी जी दांडी से निकल सॉरी साबरमती अपने आश्रम से निकलते हैं दांडी की तरफ, और 6 अप्रैल 1930 लगभग एक महीने के बाद वो पहुंचते हैं दांडी में, और 240 मील वो चलते हैं। ठीक है, पूरी डिस्टेंस थी साबरमती से दांडी की 240 मील। ठीक है, वो चलते हुए जाते हैं, पहुंचते हैं वहां पर, वहां पे सॉल्ट का लॉ ब्रेक करते हैं। तो सॉल्ट का लॉ ये था कि ब्रिटेन की मोनोपोली थी, ब्रिटेन के अलावा कोई और नमक बना नहीं सकता था। ठीक है, बट उन्होंने नमक बना करके नियम तोड़ दिए। और शुरू उन्होंने किया था 78 लोगों के साथ, तो 78 डेलीगेट्स, मतलब कि जब वो साबरमती से निकले थे तो 78 लोग उनके साथ थे। लेकिन दांडी पहुंचते पहुंचते हजारों लाखों की संख्या हो गई थी। और जब जब जैसे जैसे वो रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे वो लोग, वैसे वैसे गांधी जी अपना आइडिया भी फैलाते जा रहे थे। कोई भी उनसे मिलने आता था तो बताते थे स्वराज क्या है वगैरह, और नमक क्या है, और हमें आज़ादी क्यों चाहिए, ये सारी चीज़ें बताते थे। गांधी जी के सॉल्ट लॉ तोड़ने के बाद पूरे देश में सॉल्ट लॉ तोड़ा जाने लगा। ठीक है, तो कंट्री वाइड प्रोटेस्ट हुआ, तो जितने भी कोस्टल रीजन्स थे सभी जगह पर सॉल्ट लॉ तोड़ा जाने लगा। सी राजगोपालाचारी
ठीक है। वो तमिलनाडु में सॉल्ट लॉ तोड़े, मतलब तमिलनाडु के लीडर थे, मतलब इंडियन लीडर थे, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, तो तमिलनाडु में उन्होंने नमक का कानून तोड़ा, सॉल्ट लॉ ब्रेक किया। इस तरह से केरल में सॉल्ट लॉ ब्रेक किया। एक के केलप्पन नाम के आदमी थे, लीडर थे, तो केलप्पन जी ने वहाँ केरल में, इधर राजगोपालाचारी जी ने तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में लॉ तोड़ा जाने लगा, मुंबई महाराष्ट्र में लॉ तोड़ा जाने लगा, असम में सब लोग नमक बनाने लगे, असम बंगाल के रीजन में, ठीक है। तो हर जगह पे पूरे देश में ये कानून तोड़ा जाने लगा, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक बहुत स्पेशल केस है, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वो भी नॉन वॉलेंटली। जैसे हम देखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एक किस्सा हो गया वायलेंस का, चौरी चौरा में जाकर के वायलेंस हो जाता है, और ठीक 2-3 साल बाद मूवमेंट को वापस बुलाना पड़ता है। उसके बाद गांधी जी को क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है। ऐसे बातें हुई। नॉन कोऑपरे सॉरी सिविल डिसोबीडियंस में एक स्पेशल मूवमेंट इसलिए है क्योंकि कहीं भी कोई वायलेंस की ज्यादा खबर नहीं आई। और अगर हम स्केल ऑफ पार्टिसिपेशन देखें, अगर हम कंपेयर करें, तो नॉन कोऑपरेशन से सिविल डिसोबीडियंस कहीं ज्यादा स्केल पे बढ़ा था, यानी कई ज्यादा लोगों ने कंपैरेटिवली पार्टिसिपेट किया, लेकिन फिर भी कोई वायलेंस की खबर नहीं आती, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और करोड़ों लोगों का पार्टिसिपेट करना, कहीं वायलेंस ना होना। और इसमें जो सबसे बहादुरी का काम किया था, मेरे ख्याल से आपके पढ़िएगा एनसीईआरटी, हो सकता है उसमें दिया हो कहीं ना कहीं, धरसाना सॉल्ट रिवोल्ट के बारे में। धरसाना सॉल्ट सत्याग्रह था, रिवोल्ट तो था नहीं वो। कहीं बॉक्स में दिया होगा जरूर, क्योंकि मैंने पढ़ा था। धरसाना के बारे में कहीं नहीं दिया है। देखो, सॉल्ट सत्याग्रह, उसके बाद धरसाना। धरसाना बहुत स्पेशल है, बहुत ज्यादा स्पेशल है। हाँ, तो इसमें दिया है वाई सॉल्ट सत्याग्रह, टुमारो वी शैल ब्रेक द सॉल्ट टैक्स लॉ, ये सब बॉक्सेस दिए हैं एनसीईआरटी में। इसके अलावा क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, अच्छा हाँ। उसके बाद क्विट इंडिया, ये भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, नहीं दिया है, फिलहाल जान लेते हैं। धरसाना सॉल्ट सत्याग्रह जो था वो, उसमें क्या था कि धरसाना एक जगह है गुजरात में, जहाँ पर सरकार ने रोक लगा रखी थी, मतलब अपना खुद का मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तो लोग प्रोटेस्ट कर ही रहे थे कि ये जो मोनोपोली हटनी चाहिए। अब ब्रिटिश सरकार नहीं, हम कानून बनाएंगे, इंडियन कानून बनाएंगे, है ना। हाँ, DHARSANA, ठीक है, धरसाना, धरसाना। हाँ, तो स्पेशल केस इसलिए क्योंकि जब आप उसके बारे में और पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे लोग गए थे, और सरोजिनी नायडू उसको लीड कर रही थी, ठीक है। और इस रिवोल्ट की एक खास बात और रही कि विमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा देखा। औरतें, ऐसी औरतें जिन्होंने कभी घर से नहीं निकली होंगी, जो जिन्होंने कभी बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा ना देखी होगी, जो पर्दा में रही होंगी, कि पर्दा सिस्टम था और घर के अंदर रखा जाता था, पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा मौका होता नहीं था, ना मौका होता था, ना उनको मौका दिया जाता था पढ़ाई लिखाई का औरतों को। तो जो औरतें कभी घर से बाहर नहीं निकली होंगी, वो आई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, और उन्होंने पिकेटिंग की थी। तो गांधी जी ने सबको बोल रखा था कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आप पिकेटिंग कर सकते हैं। पिकेटिंग का मतलब होता है कि आप अ, जितनी भी शराब की दुकानें हैं, या ब्रिटेन की जो ब्रिटिश कपड़ों की जो दुकानें हैं, उसको घेर के बैठ जाओ, वहां पे धरना दे दो, किसी खरीदने मत दो, ये होता है पिकेटिंग, ठीक है। और बॉयकॉट करो,
और ब्रिटिश मशीनरी का बॉयकॉट करो, कोर्ट का बॉयकॉट करो, टैक्स मत दो, पुलिस वाले पुलिस की नौकरी भी छोड़ सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट नौकरियां छोड़ सकते हैं। पुलिस आर्मी को नहीं कहा था, है ना, पुलिस आर्मी को इसलिए नहीं कहा था क्योंकि फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ जाती। बाकी सरकारी नौकरों को कहा था, कोर्ट कचहरी का बॉयकॉट करने को कहा था। ठीक है, जैसे ना 1919 में हुआ तो वैसे अभी भी। लेकिन 1930 ने 1919 से कहीं ज़्यादा बड़े लेवल पर विमेन पार्टिसिपेशन देखा था, और धरसाना में ये चीज़ देखने को मिलती है। तो धरसाना में वो लोग लाठी लेके खड़े थे, जो पुलिस थी, और लाइन से सब जा रहे थे। समझ लीजिए मैं लाठी लेके खड़ा हूँ, आप लोग लाइन से आ रहे हैं, और मैं सबको लाठी से मार मार के अधमरा कर दे रहा हूँ। एक बार लाठी खाई आपने, गिर गए, और आप गिर गए, आपके ही लोगों ने, मतलब कि आपके साथियों ने आपको उठा करके दूसरी जगह पे कर दिया। कहने का मतलब वो लोग आ रहे हैं, पुलिस इधर से मार रही है, वो लोग गिर जा रहे हैं, और फिर उनमें से बहुत सारे लोग उठा करके उनको ले जा रहे हैं इलाज कराने के लिए। फिर दूसरे लोग आ रहे हैं मार खाने के लिए तैयार होकर के। वो कह रहे थे कि तुम मारो, हम तुम पे हाथ नहीं उठाएंगे, हम वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तुम बस लाठी मारो, हम लाठी खाने के लिए आए हैं। और मतलब ऐसी चीज़ कभी देखी नहीं गई होगी। तो उस समय वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, आंखों देखी रिपोर्टिंग की थी, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, वेब मिलर नाम के, मिलर। तो मिलर ने ये चीज़ बताई थी कि ऐसा मैंने कभी देखा नहीं किसी दुनिया, मतलब किसी भी देश में। दुनिया घूमा, कई जगह गया, लेकिन ऐसा मूवमेंट नहीं कि जहाँ पर खुशी खुशी लोग आकर के लाठियाँ काट करके और नॉन वायलेंस तरीके से प्रोटेस्ट करके जा रहे थे। बैंड बाई बैंड, कॉलम बाई कॉलम, ऐसे लाइन से लोग आ रहे हैं, मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आ रहे हैं। कह रहे हैं कि ठीक है। उसमें से 400 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए थे, और 2 लोग की डेथ भी हो गई थी, 2-3 लोग की, है ना, रिपोर्टिंग की थी वेब मिलर ने। तो इस तरह की करेज देखने को मिला था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद, 1 साल के बाद, जो गांधी जी ने 11 मांगे रखी थी, उसके लिए जो लॉर्ड इरविन थे, वो थोड़ा सा कन्विंस हुए। उन्होंने कहा ठीक है, आइए हम बात करते हैं, और उन्हें राउंड टेबल में बुलाया गया था। तो 3 राउंड टेबल होती हैं उस टाइम पर। एक 1930 में हुई थी, एक 1931 में हुई थी, एक 1932 में हुई थी। 1931 में कांग्रेस नहीं गई थी, 1932 में भी कांग्रेस नहीं गई थी। सिर्फ 1931 में कांग्रेस गई थी, वो भी गांधी जी गए थे लंदन राउंड टेबल करने के लिए। क्योंकि उस समय लॉर्ड इरविन ने कहा था कि हम आपकी मांगे मान लेंगे, आइए हम लोग बात करते हैं। तो बहुत सारी मांगे मांगी भी गई उसमें। लॉर्ड इरविन समझौता हुआ था, उसे हम लोग कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट यानी गांधी इरविन समझौता। उस पैक्ट में क्या हुआ था, एग्रीमेंट में यही हुआ था कि जो डिमांड्स थी कि जिनको नॉन वायलेंस के चलते रखा गया है जेल में, उनको छोड़ दिया जाए, और टैक्स माफ़ी हो जाए, ज़मीनें वापस कर दी जाएं, और जो कोस्टल रीजन्स हैं उनको और सॉल्ट बनाने का कानून दिया जाए, है ना, मतलब सॉल्ट बनाने का अधिकार दिया जाए, नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। तो ये सारी बातें मान ली गई थी, समझौता हो गया था। तो गांधी जी गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लेकिन वहाँ पे कोई बात बनी नहीं। उसके बाद फिर से वापस आके रिवोल्ट मूवमेंट शुरू किया गया, सत्याग्रह शुरू किया गया था। 1932 चलता है। फिर 1932 के बाद इलेक्शंस होते हैं। 1935 का कानून आता है जिसमें फेडरलिज्म की बात की जाती है। तो 1919 तक फेडरलिज्म की बात नहीं की गई थी। 1935 का कानून आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें फेडरलिज्म की बात की जाती है। फेडरलिज्म का मतलब सेंटर होगा, स्टेट होगा, पावर्स होंगी, डिवाइडेड होंगी। उसके बाद प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं पहली बार 1937 में। क्योंकि जब तक स्टेट और सेंटर डिवाइड ना हो पाओ, तब तक स्टेट का इलेक्शन कराने का कोई मतलब नहीं है। तो पहली बार फेडरलिज्म आया 1935 में, और 1937 में इलेक्शन होता है पहली बार स्टेट्स में, जिसमें कांग्रेस जीत जाती है। 90% से ज़्यादा सीट कांग्रेस जीत जाती है। उसके बाद फिर कांग्रेस रिजाइन भी कर देते हैं। उसके बाद फिर क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है 1940 के बाद। ठीक है।
तो ये था सारा। और क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि अ, क्योंकि अति हो चुकी थी एक तरह से, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की जा रही थी। इधर कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ नहीं मिल रहा था, जो नियम कानून आया था, और ब्रिटिश सरकार कहीं से भी मानने को तैयार नहीं थी कि हम इंडिया को इंडिपेंडेंट बना दें, इंडिपेंडेंस दे दें। ठीक है। तो 1940 में एक अगस्त प्रपोजल भी आया था। फिर 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स आते हैं भारत, क्रिप्स मिशन लेकर के। लेकिन क्रिप्स मिशन में भी डोमिनेंट स्टेटस की बात की जाती है, और डोमिनेंट स्टेटस को तो सब एक लाइन से रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं ये क्या मजाक है, सारे कांग्रेस के लीडर्स। ठीक है। और गांधी जी कहते हैं कि दिस इज अ जोक, अ काइंड ऑफ अ जोक, और नेहरू जी कहते हैं कि क्रिप्स मिशन इज एन आउटडेटेड चेक, मतलब ऐसा चेक जिसकी एक्सपायरी हो चुकी है, और ये मजाक है, ये सब क्या है। बिल्कुल भी रिजेक्ट कर दिया था कांग्रेस ने। फिर सोचा कि चलो अब नए मूवमेंट की हम तैयारी करते हैं। इस बार गांधी जी ने फाइनल डिक्लेरेशन दिया था 1942 में। 1942 को फेमसली अगस्त रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को रिवॉल्यूशन या मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो गांधी जी ने फाइनल डिक्लेरेशन दे दिया था कि डू और डाई, ठीक है, करो या मरो। और कहा था कि अब तब तक आपको वापस नहीं जाना है, जो भी पार्टिसिपेट करने आएंगे उनके लिए डिक्लेरेशन दे दिया, साफ साफ इंस्ट्रक्शन था कि जो भी पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं वो तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाती है। और ये एक ऐसा मूवमेंट था जो 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट ऐसा मूवमेंट था जो लीडरलेस था। मतलब किसी को लीड करने की जरूरत नहीं थी, ये पूरी तरह से स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था। ये अपने आप ही चला, और चलने लगा अपने आप। क्योंकि अब देखो ऐसा क्यों हुआ होगा, अपने आप कैसे चल रहा है, क्योंकि इतने सालों से स्ट्रगल चल रहा है। अब लोगों को पता चल गया है मूवमेंट कैसे किए जाते हैं। अब किसी लीडर की उनको खास जरूरत नहीं थी, उनको पता था कि क्या करना है अब हमको। अब ये मूवमेंट पूरी तरह से वायलेंट हो चुका था। इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कंडीशन भी इन्वॉल्व है, क्योंकि 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ थी एक्सिस पावर, एक तरफ थी अलाइड पावर। तो जो अलाइड पावर्स थे वो ब्रिटेन वगैरह था, और रशिया था, बाद में अमेरिका आ जाता है उसमें। और जिधर एक्सिस पावर थे वो जर्मनी, हिटलर के अंदर, इटली, उस समय मुसोलिनी था इटली का डिक्टेटर। तो हिटलर, मुसोलिनी और जापान, ये दोनों के डिक्टेटर्स, तीनों कंट्री के डिक्टेटर्स एक साथ लड़ रहे थे। और उधर था ब्रिटेन और रशिया और अमेरिका वगैरह। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। ब्रिटेन ने क्या किया था, साउथ ईस्ट एशिया में, मतलब कि कंबोडिया, लाओस, वियतनाम वगैरह में कई जगह पर छोड़ के भाग गए थे ब्रिटेन। मतलब वहां पे उन्होंने, क्योंकि उनके सामने था उस तरफ जापान, जापान से लड़ाई चल रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो ब्रिटेन जापान से हार के छोड़ के भाग गया, और वहां के जो लोग थे, अब उनको कोई बचाने वाला रहा ही नहीं। ठीक है। वो पूरी तरह से जापान की मर्जी पे रह गए थे, मतलब अपने सब्जेक्ट्स को ही, तो कि कॉलोनियल पावर के सब्जेक्ट्स हैं जो कॉलोनी वाले हैं, अपने सब्जेक्ट को ही क्वीन या ब्रिटिश एम्पायर छोड़ के भाग गया। और जापान क्या करने वाला था, एक खतरा था कि जापान म्यांमार की तरफ, म्यांमार तक आ गया था, तो म्यांमार से वो इंडिया पे हमला कर सकता था। तो एक अफवाह फैल गई पूरे देश में, कि अफवाह क्या मतलब, एक डर था कि जैसे ब्रिटेन ने वहां वियतनाम में, साउथ ईस्ट एशिया में अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी, वैसे ही इंडिया में भी जिम्मेदारी छोड़ देंगे, और हमको जापानीज के हाथ छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है। ये डर फैल गया था, लोगों ने और रिवोल्ट कर दिया ब्रिटेन के खिलाफ, उनको हटाने के लिए, कि हमको ब्रिटेन पे भरोसा नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। तो इस बात ने भी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाली बात ने भी इस आग में घी का काम किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में।
बाकी कई जगह पे मूवमेंट वॉयलेंट हो गया, और गांधी जी ने भी इसको कंडेम करने से मना कर दिया कि यार वॉयलेंट हो गया मूवमेंट, इसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इतना इनजस्टिस किया है सालों से। अगर वो हमारी मांगे मान गए होते तो आज ही ना हो रहा था। और ये एक्चुअली लोगों का गुस्सा है, उनका एंगर है जो फट के बाहर आ रहा है, निकल के बाहर आ रहा है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। फिलहाल गांधी जी 2 दिन के बाद अरेस्ट हो गए थे, 1-2 दिन के बाद, और सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन फिर भी मूवमेंट चल रहा था। इसलिए इसे लीडरलेस कहा जाता है कि लीडर्स अरेस्ट हो गए लेकिन फिर भी मूवमेंट चल रहा है। उषा मेहता ने, और राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, इन सब ने कंट्रीब्यूट करके अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाया था, अंडरग्राउंड रेडियो, जिसमें वो लोग ब्रिटेन से छुप छुप के रेडियो चला रहे थे ताकि इस इंडिपेंडेंस का जो मैसेज है दूर दूर तक पहुंचा सकें, एक्टिविटीज़ और खबरें पहुंचा सकें। क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा सेंसरशिप थी मीडिया में, तो लोगों तक खबरें पहुंच नहीं रही थी क्या हो रहा है देश में और क्या होना चाहिए। मीडिया को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा है, इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, तो ब्रिटेन पूरी तरह से सेंसरशिप कर दी थी, पूरी तरह से कंट्रोल मीडिया पे। तो अंडरग्राउंड मूवमेंट चल रहा है, रेडियो मूवमेंट चल रहा है। और बलिया में एक आदमी था चित्तू पांडे नाम का। तो चित्तू पांडे ने 1 महीने तक अपनी सरकार चलाई थी। बलिया को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया था, और चिट्टू पांडे ने अपनी सरकार चलाई थी 1 महीने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो कई जगह पर इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी गई थी ब्रिटेन सरकार से। अंडरग्राउंड मूवमेंट चल रहे थे, तो बिना लीडर की मूवमेंट आगे बढ़ रहा था ये। ठीक है। तो बली वाले केस को 1 महीने तक उन्होंने अपनी सरकार चलाई थी ब्रिटेन से फ्री होकर के। ठीक है। तो बलिया हमेशा से बागी रहा है, इसलिए उसको बागी बलिया कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद और ब्रिटेन ने भी क्विट इंडिया को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए बहुत ही वायलेंट मेथड का इस्तेमाल किया था। अब देखो उनको मौका मिल गया वायलेंट मूवमेंट को वायलेंस से दबाने का, है ना। कितना अच्छा मौका मिल गया उनको। इसे तो वेट करते थे वो कि कहीं भी वायलेंस हो, हम अपनी आर्मी का इस्तेमाल करके आप लोग को मार पीट डालें। ठीक है। तो इसलिए गांधी जी नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करते थे। नॉन वायलेंस कोई, देखिए आप, या तो नॉन वायलेंस को आप ये कह लीजिए कि उनकी स्पिरिचुअल फिलॉसफी थी, या स्पिरिचुअल फिलॉसफी आप ना समझें इसको, या बकवास समझें, तो कम से कम बकवास अगर आप समझ रहे हैं स्पिरिचुअल लेवल पे तो छोड़िए, हटाइए। तो कम से कम इसको प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल फिलॉसफी तो समझो। प्रैक्टिकल कैसे थी, क्योंकि बहुत लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वॉयलेंस में। गांधी जी कहते थे आप लोग मेरे पास आए हो, क्यों आए, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग गोली बारूद से नहीं लड़ने जा रहे हैं, और बहुत चांस है कि आपके ऊपर भी गोली बारूद नहीं दागा जाएगा। क्योंकि कोई भी सरकार, चाहे वो कितनी भी बेकार हो, चाहे कितनी भी तानाशाही हो, वो नॉन वायलेंट लोगों पर ऐसे गोलियां नहीं चला सकती या बारूद नहीं फेंक सकती। उसको अपनी शकल दिखानी है दुनिया भर में। ठीक है। तो इसलिए नॉन वायलेंट मेथड है, ये प्रैक्टिकल मेथड है। ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। तो कंडेम करने से मना कर दिया था उन्होंने, लेकिन वॉयलेंस हर जगह पे हुआ। और ब्रिटेन ने भी, देखो वॉयलेंस हुआ तो वॉयलेंस को दबाने का एक फ़ायदा उठाया। ठीक। और उन्होंने क्या किया, हाईली हैविली हैवी वॉयलेंस का इस्तेमाल करके सप्रेस किया, उनके ऊपर गोलियां चला दी, एयरप्लेन से, एयरक्राफ्ट से, फाइटर क्राफ्ट से नीचे गोलियां दागी जा रही थी, मतलब प्लेन ऊपर से जा रही है, गोली चलाते हुए जा रहा है लोगों के ऊपर। ऐसे ऐसे किस्से हुए थे। फायरिंग हुई, लाठी से मारा गया, गोली से मारा गया, और जहाज पे से गोलियां चलाई जा रही हैं, ये सब चल रहा है। तो इस लेवल का रिप्रेशन किया था सरकार ने। लेकिन अब उनको पता चल गया था कि अब रहने लायक है नहीं वो यहाँ पर। तो 1945 के बाद अ, एक कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन से भी बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं होती है कांग्रेस को।
ठीक है, उसके बाद फाइनली ट्रांसफ़र ऑफ पावर आता है और लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं 1946 में। फिर धीरे धीरे इंडिपेंडेंस की बात होने लगती है और फाइनली 1947 में इंडिपेंडेंस मिल जाती है। ठीक। अब यहाँ पे एक रोल था हाँ, इसका कम्युनल पॉलिटिक्स का। तो क्या हुआ, ब्रिटेन, हम लोग शुरू करते हैं बंगाल डिवीजन से। जब हम लोग 1903 में बंगाल डिवीजन आया था, प्लान प्रपोज किया था ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है, कि हम चलो हम बंगाल डिवीजन करेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि बंगाल इज इमर्जिंग एज एन एरिया ऑफ नेशनलिस्टिक एक्टिविटीज। वहाँ पे नेशनलिस्टिक एक्टिविटीज हो रही हैं, बंगाल खतरनाक बन रहा है, तो बंगाल को डिवाइड कर दो रिलीजियस लाइन पे, डिवाइड एंड रूल, यही उनका था। तो उन्होंने कहा कि जो ईस्ट बंगाल है वहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं, इसलिए उसे मुसलमान ले लें और उनको हम अलग अलग तरह की सुविधाएं दे देंगे। और जो वेस्ट का एरिया है, ईस्ट बंगाल है, सॉरी, वहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं, जो वेस्ट बंगाल है वहाँ हिंदू ज़्यादा हैं, तो ये हिंदू में बट जाएगा। इसका बहुत बड़ा अपोजिशन किया गया था और 1905 में स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था इसको लेकर के। लेकिन 1906 में अ, मुस्लिम लीग बनाती है ब्रिटिश सरकार या ब्रिटेन, तो उन्हीं के सपोर्ट से बना मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग लाई गई थी कांग्रेस की एक्टिविटीज को कमजोर करने के लिए। उसका जो इंटेंट था, उसका जो मोटिव था, वो यही था। अब होगा क्या, देखो, कांग्रेस दोनों को साथ लेने लेके चलने की बात कर रही है। गांधी जी कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान यूनिटी पे जोर दो, हिंदू मुसलमान यूनिटी पे जोर दो, लेकिन धर्म का डिफरेंस तो है ही है, वो तो हमेशा से था। हिंदू के मन में ये है कि हाँ, मुसलमान बाहर से आए हैं और उन्होंने हम पे इतना राज किया है, उनके अंदर वो जो एक दुर्भावना थी वो तो है ही है। साथ ही साथ मुसलमान भी अपने धर्म को बड़ा मान रहे हैं, हिंदू भी अपने धर्म को बड़ा मान रहा है। अब एक खींचातानी है उनके अंदर। ठीक, अब मुस्लिम लीग आके क्या कर रही है, मुसलमानों को कह रही है कि कांग्रेस तो हिंदू की पार्टी है, क्योंकि सारे काम कांग्रेस के हिंदू वाले होते हैं, मुसलमान को कोई प्रोग्राम होता ही नहीं है। अब मुस्लिम लीग भड़काने की कोशिश कर रही है मुसलमानों को कांग्रेस के खिलाफ। तो कुछ मुसलमान मान भी जा रहे हैं कि हाँ भाई, ठीक कर रही है मुस्लिम लीग। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि इधर मुसलमान पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उधर कुछ हिंदू, जो हिंदू रेडिकल पार्टियां हैं, वो भी आकर के पॉलिटिक्स कर रही हैं। वो हिंदू, जैसे हिंदू महासभा एक रेडिकलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो भी एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन मान जाती है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा कह रही है कि देखो, मुसलमान को बढ़ावा दिया जा रहा है, हिंदू को घटाया जा रहा है, या उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, मुसलमानों को ज़्यादा सुविधा मिल रही है, हमको मिल ही नहीं रही है, और हम अपने धर्म संकट में आ जाएगा हमारा। ये सब लाइन सुनते हैं ना आप लगातार, आज भी सुनाई पड़ती है। तो ये कम्युनल पॉलिटिक्स कहलाती है। तो लोग मान जाते हैं, हाँ यार, हमारा धर्म सच में खतरे में है। दोनों ही धर्म के लोग मान जाते हैं। इससे नुकसान किसको होगा? इससे नुकसान ऐसे लोग होगा जो दोनों को साथ रखने की बात कर रहे हैं, और फायदा ऐसे लोगों को होगा जिनका फायदा है अलग रहने में। जैसे ब्रिटेन का फायदा है अलग रहने में, मुस्लिम लीग का फायदा है अलग रहने में, कांग्रेस का नुकसान हो जाएगा इसमें। मैं उस टाइम की कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, आज की कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। उस टाइम के जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए लड़ रही थी, जो आज़ादी के लिए लड़ रही थी, उसका नुकसान हो रहा था। तो कम्युनल पॉलिटिक्स थी। 1909 में एक एक्ट आया था, जिसे हम लोग मॉडले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं फिलहाल। मिंटो, लॉर्ड मिंटो उस समय के वाइस रॉय थे, है ना, तो लॉर्ड मिंटो के अंदर आया था मिंटो रिफॉर्म्स। तो उसमें हम लोग कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था मुस्लिम्स को। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा और उसको चुनाव, मतलब उसको वोट देंगे सिर्फ मुस्लिम वोटर्स। ठीक है,
कैंडिडेट भी मुस्लिम और उसको वोट देने वाले भी मुस्लिम, तो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि बाद में पता भी चल गया कि हाँ, अलग करने की बात है। सामने सामने रीजन क्या दिखाई पड़ेगा, क्या सुनाई पड़ेगा? कोई आके कहेगा कि हाँ हाँ, जैसे मान लो ब्रिटिश सरकार मुसलमानों से अपना कह रही है कि हाँ देखिए, हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हैं और आपको अपने कैंडिडेट चुनने का अधिकार दे रहे हैं, तो उनको लगेगा यार मेरी बात कर रहा है, अच्छी बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन पीछे से क्या है, पीछे उसे पता है कि हम अगर हिंदू मुसलमान को अलग कर ले गए तो जो कांग्रेस की एक्टिविटी है इसे ही दबा ले जाएंगे, इसे कमजोर कर ले जाएंगे, साथ ही साथ जो नेशनल मूवमेंट है उसे भी कमजोर कर ले जाएंगे। क्योंकि नेशनल मूवमेंट के लिए जरूरी है कि दोनों साथ आके लड़े। अगर हम दोनों को डिवाइड करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं मुस्लिम लीग बना करके या मुस्लिम लीग का सहारा लेकर के, तो कांग्रेस की एक्टिविटी कमजोर पड़ जाएगी। मुस्लिम लीग ने लगातार यही किया और बाद में जाकर के भी यही किया। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, क्रिप्स वाला हमने पढ़ लिया, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, डोमिनेंट स्टेटस की बात कर रहा था, तो सबने मना कर दिया कि नहीं, डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए। 1945-46 में कैबिनेट मिशन आया था, तो कैबिनेट मिशन ने भी पार्टीशन की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। तो यही मोहम्मद अली जिन्ना जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, बाद में जाके मुस्लिम लीग में शामिल हो जाते हैं और मुस्लिम लीग की तरफ से सेपरेट स्टेट की, अलग ही देश की बात करने लगते हैं, पाकिस्तान बनाने की बात करने लगते हैं। तो 1946 के कैबिनेट मिशन ने मना कर दिया था पाकिस्तान बनाने के लिए, 45 में। फिर जिन्ना ने क्या किया, अगले साल 16 14 अगस्त नहीं 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को फाइनल एक्शन डे बुलाया। कहा कि देखो, हमारी पाकिस्तान बनने की डिमांड्स पूरी तो हो नहीं रही हैं, तो हम लोग अब फाइनल एक्शन करते हैं कि हम लोग पाकिस्तान बनाने के लिए अब प्रोटेस्ट करेंगे। अब वो प्रोटेस्ट वॉलेंटरी होना था, ठीक है, वॉलेंट प्रोटेस्ट करने की बात की थी उन्होंने कि वॉयलेंस हो जाए तब भी ठीक है, बस पाकिस्तान बनाना है हमको। तो हर जगह वॉयलेंस शुरू हो गया। बंगाल में मुसलमान ज़्यादा थे तो मुसलमान हिंदू को मार रहे थे, और बिहार में, यूपी बिहार में हिंदू ज़्यादा थे तो हिंदू मुसलमान को मार रहे थे। पूरे देश में हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मारने लगे। इस स्केल का वॉयलेंस देख करके फाइनली कांग्रेस के लीडर्स ने भी मान लिया कि हाँ, पार्टीशन तो भैया कर ही दो, वरना कोई बचेगा ही नहीं देश में। पार्टीशन होने के बाद भी एक दूसरे से भाग रहे थे लोग तरफ से। तो पार्टीशन में क्या बोला गया, 1947 में जो माउंटबेटन प्लान था, माउंटबेटन प्लान में ये बोला गया कि जो पाकिस्तान बनना चाहते हैं पाकिस्तान में रहें, जो इंडिया में चाहते हैं इंडिया में रहें, जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं इंडिपेंडेंट रह लें। और रिलीजियस लाइन पे डिवीज़न किया गया था, क्योंकि जो वेस्ट वाला रीजन है, इंडिया के वेस्ट वाला रीजन, पाकिस्तान का रीजन, और जो ईस्ट बंगाल का रीजन है, दोनों मुस्लिम डोमिनेटेड है, तो दोनों पाकिस्तान का हिस्सा। बीच वाला हिंदू डोमिनेटेड है, तो इंडिया का हिस्सा। तो पहले आज जो बांग्लादेश है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, क्योंकि उसको पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में शामिल किया गया था, क्योंकि वहाँ भी मुसलमान ज़्यादा थे, है ना। तो पाकिस्तान का दो हिस्सा था, एक इधर वाला एक इधर वाला। आज ये वाला बांग्लादेश है, ये वाला पाकिस्तान, ठीक है। तो पार्टीशन के बाद ट्रेनें आती थी बॉर्डर से, पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान, तो लाशों से भारी ट्रेनें आती थी, ठीक है। इधर से अ, जैसे उधर से कोई अगर ट्रेन आ गई, क्योंकि माइग्रेशन हो रहा था। अब मान लो पाकिस्तान में हिंदू हैं, वो भागने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको देश अपने इंडिया जाना है, इंडिया जाना है, तो वो लोग ट्रेन में चढ़े इंडिया आने के लिए, और वहां पे मुसलमानों ने उन हिंदुओं को मार दिया ट्रेन में ही, और ट्रेन से भरी लाशें फिर इंडिया की तरफ आती हैं। इंडियंस देखते हैं कि हमारे हिंदू भाई मार दिए गए पाकिस्तान से आते हुए ट्रेन में, तो यहाँ से जो मुसलमान जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, उनको भी ट्रेन में मार दिया।
अब मुसलमानों से भरी लाश वाली ट्रेन जो है पाकिस्तान पहुंच जा रही है, उधर से हिंदू वाली लाश भरी वाली ट्रेन आ रही है, एक दूसरे को मार काट रहे हैं। तो ट्रेजेडी थी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडीज में से एक थी, जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए थे, 50 मिलियन से ज्यादा। 5 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है, 5 करोड़ बहुत सारे देशों की पॉपुलेशन नहीं है आज। उससे ज्यादा लोग तो हमारे यहाँ डिस्प्लेस हो गए पार्टीशन के बाद। जितने मारे गए उनकी संख्या अलग ही है, जितने बचे रह गए उनके लिए जिंदगी भर का नासूर और कम्युनल पॉलिटिक्स लेके चले गए। आज भी कम्युनल पॉलिटिक्स खुल के ही होती है हिंदू मुसलमान की। ठीक है। तो कम्युनल इलेक्टोरेट ब्रिटेन ने ही दे दिया था। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट, कि हम बात करेंगे कि मुसलमान कैंडिडेट को मुसलमान ही चुन सकता है। ठीक है। बाद में 1916 में कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। लखनऊ में सेशन हुआ था 1916 में। बहुत बड़ी गलती की थी, बहुत बड़ी गलती की थी। कांग्रेस सोचा कि हिंदू मुसलमान यूनिटी आ जाएगी लेकिन और डिवीजन पैदा हो गया। तो ये था। उसके बाद वो बचा है गांधी जी की जो इमेजेस हैं, मतलब हम लोग कैसे उसको परसीव करते हैं लास्ट हीरोइक डेज। तो अभी हमने इसमें लिखा नहीं है, हम लोग कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और ठीक है।